विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। जब हम इस विषय की गहन विवेचना करते हैं तब पाएंगे कि किस तरीके से राष्ट्रवाद हमेशा से एक राजनीतिक उपकरण रहा है सत्ता द्वारा अपने आप को संरक्षित रखने का। अर्थात यहाँ पे राज्य उपयोग करता है इसी भावना का, इसी आवेश का, जो यहाँ पर नागरिकों को मजबूर करती है, विवश करती है कि वह अपनी मूलभूत समस्याओं को, अपनी पहचान को ना देखकर, उसे नजरअंदाज कर ध्यान दे अपने राज्य के विकास के लिए। परंतु इस विकास के मानक क्या है वह आपको राज्य ही बता रहा होता है। इसीलिए जब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रवाद का उपयोग करा जाता है राष्ट्र द्वारा पितृसत्ता को ही बनाए रखने के लिए, क्योंकि सारी संरचनाएं हमेशा पितृसत्ता से ही जुड़कर आगे बढ़ी है। अब यहीं पर जब नारीवादी आलोचन आ रहा है तो वह करता क्या है? वह सर्वप्रथम प्रश्न उठाता है कि इस संरचना का आपने आकार कैसे तय किया है। अब जब यहाँ पर वह प्रश्न उठा रहा है उसके साथ ही वह वहां पर एक प्रकार का नैरेटिव तय कर रहा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर देखना है कि आपकी स्वयं की पहचान क्या है, आपके यहाँ पे मूल समस्याएं क्या रही हैं। अब महिलाओं के परिदृश्य में देखा जाए तो जब हमेशा से उनको यहाँ पर कह दिया जाता है कि आप यहाँ चार दीवारी के भीतर सीमित रहेंगी, और राष्ट्रवाद में भी इसी चीज को गौरवान्वित किया गया है, क्योंकि जिस आधार पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया है वही संस्कृति का आधार है, समाज का और धर्म का। अब इन तीनों ही माध्यमों में, तीनों ही आयामों में देखा जाता है कि हमेशा नारी को दमन किया गया है और उसी के साथ साथ बाकी भी सभी शोषित वर्गों का दमन ही किया गया है। अब यहाँ पर जब देखिए कि जैसे आप यहाँ पर जब नारीवादी आलोचन आता है वह कर क्या रहा है, वह कुठाराघात करता है इसी राष्ट्रवाद की परिकल्पना के ऊपर और उसी अवधारणा के ऊपर जो हमेशा से दमन करता आया है नारियों का। और ये जो कुठाराघात है वह क्यों हो रहा है? क्योंकि जो राज्य की जो आपको वैधिक प्रामाणिकता है वह कौन दे रहा है? वह वही नागरिक दे रही है जो उसमें राज्य में निवास कर रही है। अब यहाँ पे जो वैधिक प्रामाणिकता आ रही है, जब उस पर प्रश्न उठ रहा है तो यहाँ पे नारीवादी आलोचन जो है वह संपूर्ण रूप से उसी राष्ट्रवाद की परिकल्पना पर एक प्रकार का प्रहार कर रहा है और उसे कमजोर कर रहा है। देखिए कि जब यहाँ पर आप बात करते हैं कि नारीवादी आलोचना क्या कर रही है कि वह नारियों के विषय से हर एक प्रकार के उत्थान को देख रही है। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि तिलक ने जब यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट बिल को यहाँ पर उसका अपोजिशन करा था, अब यहाँ पर नारीवादी आलोचना एक संपूर्ण दृष्टि से देख रही है कि ये कदम गलत था, परंतु यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या देखता है? वह राष्ट्रवाद इस चीज को नजरअंदाज करता है पूर्ण रूप से कि यहाँ पर तिलक जैसे जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या उपयोग किया था अपनी चीजों को, जब उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान को एक माध्यम चुना था राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए। अब जब ये संशय प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर राष्ट्रवाद को संपूर्ण रूप से यहाँ पर उसको कमजोर करता देख रहे हैं, ना कि उसको सशक्त करता हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया जो नारियों के हित में है, उनकी पहचान और उनकी जरूरतों को देखते हुए। यहाँ पर देखिए कि जो राष्ट्रवाद है वह कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, उसके पैमाने बदलते रहते हैं राष्ट्र के पैमानों के द्वारा। अब यहाँ पे ईरान में जो राष्ट्रवाद है जो कहता है कि महिलाओं को हमेशा हिजाब में रहना चाहिए, अब इसका विरोध जब यहाँ पे नारीवादी आलोचना करती है उसी संस्कृति पर प्रहार करके, तो यहाँ पे राष्ट्रवाद को कमजोर कर रही है, ना कि उसे सशक्त कर रही है, उसे बढ़ावा दे रही है। और यही वह माध्यम है जो दिखाता है कि जो नारीवादी आलोचना करता है समाज की और धर्म की और संस्कृति की, उसका जो आधार लेता है वो नारीवादी की अपनी नारियों की पहचान को लेता है, ना कि राष्ट्र की पहचान को जो राष्ट्रवाद कहता आया है। धन्यवाद। आपने वीर सावरकर, विपक्ष की वक्ता शांभवी, आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि जब ईरान की महिलाएं अगर आलोचना करेंगी तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद पे प्रभाव होगा। लेकिन सर्वप्रथम जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद में ही लोगों का राष्ट्र के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। जब वो आलोचना नहीं करेगा, उन्हें बोलने का हक ही नहीं मिलेगा, तो जुड़ाव खत्म होगा। तो राष्ट्रवाद का अपना जो मूल है जो ऐसे वही समाप्त हो जाएगा। तो आप उसकी किताबों किस प्रकार से परिभाषित कर सकती है ऐसी स्थिति में जब उन्हें आलोचना ही ना करने दी जाए? देखिए यहाँ पर आपने जब कहा कि किसी भी एक व्यक्ति को उसके राज्य के प्रति जुड़ाव अनुभव होना चाहिए, उस जुड़ाव के पैमाने जो होते हैं वे हमेशा नारियों के लिए हमेशा उनके एक प्रकार से दमन से आते हैं। यहाँ पर उन्हें कभी भी उस मुख्य धारा में सम्मिलित किया ही नहीं है कि वो जो जुड़ाव है वो प्राकृतिक हो, हमेशा वो बंधन और संस्कृति के बंधन से आया है। इसीलिए जब ईरान में यदि आप कह रहे हैं कि उन्हें जुड़ाव कैसे महसूस हो सकता है, वह तब है जब उनकी बात को सुना जाए आलोचना के माध्यम से। और आलोचना किसकी होगी? राज्य की होगी, संस्कृति की होगी और उस धर्म की होगी जो इस तरीके से पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए देखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जब आपको आलोचना का माध्यम चाहिए तो वह आलोचना का माध्यम अपने रूप में पूर्ण रूप से समाज के और राज्य के विरोध में हो सकता है, ना कि उसका सहारा लेकर वह चीज करी जा सकती है। क्योंकि जहां भी नारी जो है वो सहारा लेने लगेंगी उसी पितृसत्तात्मक राज्य का, तो वहां पर उनका वापस से दमन कर दिया जाएगा, उनको वापस से शोषित कर दिया जाएगा और उसकी आवाज को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसलिए जो आलोचना का माध्यम है वह हमेशा एक तरह से प्रतिक्रियात्मक रहेगा और प्रतिरोध में रहेगा उसी राज्य और
समाज और संस्कृति से जिसके विरोध में मैं अपनी बातों को यहाँ पे सिद्ध करना चाहती है। धन्यवाद।